नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मतदान संपन्न होके 7 चरण में एक लंबी प्रक्रिया के दरमियान हमें कहें कि मतदान संपन्न हो चुका है और अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 10 तारीख पे। 10 तारीख को केवल उत्तर प्रदेश पे नहीं, उत्तर प्रदेश सहित उन 5 राज्यों के मतगणना पे यानी कि उनके चुनाव परिणाम पर सबकी नजरें टिकी हुई होंगी। होली से पहले दिवाली किसकी मनती है, यह देखने वाली बात क्या कह रहा है। तो हम चर्चा करेंगे इस 7 चरण को लेकर के क्या क्या मुद्दे रहे, क्या कुछ खास रहा है इस इलेक्शन का, कैसा इंप्रेशन गया और किस पार्टी के दावे क्या हैं और दावे क्यों हैं, ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें सत्ता मिलेगी। हमारे साथ पूरे ये कहें कि इलेक्शन के दरमियान पूरी लंबी पारी खेली अरुण चौबे जी भाजपा से हमारे साथ और संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। और मैं चौबे जी आपके पास आना चाहूंगा। बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है। 325 सीटें 2017 में, वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा। 2019 अगर हम बात करें 19 की भी, तो उस वक्त भी आप लोगों को पार्लियामेंट में अच्छी सीटें मिली। तो इस लिहाज से क्या लगता है कि बीजेपी से दोहरा पाएगी, और दोहरा पाएगी तो उसका आधार क्या है, क्यों दिया होगा लोगों ने आपको वोट? जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो योगेंद्र जी, आप एक मैं फ्लैशबैक में ले चलता हूं। 2014 से 2019 तक का ट्रेंड हम देखेंगे। 2014 में सत्ता के विरुद्ध कांग्रेस की जो सत्ता थी, उसके भ्रष्टाचार और तमाम जो उसकी अव्यवस्थाएं थी, उसके विरुद्ध लोगों में एक जनाक्रोश था। तो वोटर क्या था कि खुलकर बोल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो पक्ष में उसने एक पूर्ण जनादेश दिया। और वही स्थिति 2017 में भी रही, क्योंकि 2017 में तत्कालीन जो प्रदेश की सरकार थी, उसके माफिया राज, गुंडा राज, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त थी और उसी तरीके से खुल के जो है बोली और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक स्पष्ट जनादेश दी। लेकिन जब 2019 में देखते हैं तो केंद्र की सरकार की जो नीतियां थी उनसे जनता खुश थी और जनता साइलेंटली अपना काम की और 2014 से बड़ा जनादेश 2019 में दी। सेम वही चीज 2022 में होने जा रहा है। 2017 की परिस्थिति 2022 में नहीं है। 2017 में एक तरफ जहां भ्रष्टाचार, कानून की स्थिति, तमाम चीजें थी, बिजली कटौती, किसानों की समस्याएं थी, 2022 में वो चीजें नहीं है। तो 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रदेश की जनता जो है पूर्ण जनादेश देगी और 314 सीटें स्वतंत्र भारतीय जनता पार्टी की थी और 325 सीटें जो गठबंधन की थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के पक्ष में 325 से अधिक सीटें आएंगी और उसका स्पष्ट जो आधार आपने पूछा कि क्या होगा, उसका आधार होगा 5 वर्षों में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है, बहुमुखी विकास, रोजगार के अवसर, महामारियों में, इस विकट महामारी, वैश्विक महामारी में सरकार की निपटने की रणनीति और कई सुधार, जनता की खुशी, जनता की डबल इनकम, जो आय में वृद्धि हुई, रोजगार के अवसर, ये सारे मुद्दे हैं। इस आधार पे भारतीय जनता पार्टी इस बार 325 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में पा रही है। चलिए मैं संदीप त्रिपाठी जी का रुख करना चाहूंगा। त्रिपाठी जी, कांग्रेस के लिए ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ी है ये, और क्या लगता है कि इस बीजेपी का जो दावा है कि 325 प्लस इस बार हम जाएंगे, तो कहां देखते हैं आप? क्योंकि पिछली बार अगर आपकी वोटिंग उसकी बात करें तो कांग्रेस को महज 7 सीट मिल पाई थी। ये आपकी बार कुछ हाथ का पंजा ज्यादा मजबूती के साथ में चल पाएगा? जी देखिए, बिल्कुल मजबूती से चल पाएगा। और एक चीज सबसे बड़ी बात, अभी हम लोग जो विश्लेषण करने के लिए बैठे तो ये हुआ कि चुनाव में क्या ट्रेंड रहा, क्या चुनाव में खास रहा, कौन सी चीजें, कौन से मुद्दे हावी रहे, क्या क्या चीजें हुई। तो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आप में अब तक के चुनाव से अलग था। क्यों अलग था ये मैं बात बता रहा हूँ। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव पहली बार धर्म के आधार पर नहीं लड़ पाए। कोशिश हुई, कई बार कोशिश इन्होंने किया, 80 बनाम 20, और उधर से जो है अखिलेश जी जिन्ना, ये सब सारा कुछ ये लाने की कोशिश किए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया और इस तरह की राजनीति को तिलांजलि दे दिया उसने। और एक मुद्दा, मतलब हमारे भाजपा के मित्र खुश हो रहे हैं, उनको पता है कि इनकी मेन स्ट्रीम जो है राजनीति जो थी धर्म के आधार पर, वो फेल हो चुकी है। इनकी हंसी ये बात को, हमारी बात को एकदम सही साबित कर रही है। और आप समझिए कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव पहला एक चुनाव ऐसा है कि आप देखिए कि जब ओवैसी के साथ एक घटना होती है, घटना दुर्घटना क्या था,
या साजिश थी वो होती है, लेकिन एक भी मुस्लिम नेता से लेकर एक भी मुस्लिम व्यक्ति ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। कितनी बुद्धिमानी से मुस्लिम कम्युनिटी ने, जो है मुस्लिम समुदाय ने इस बात को हैंडल किया। उसे पता था कि अगर हम बोलेंगे तो इसका फायदा भाजपा को मिलेगा, जो पिछले चुनाव में ये लोग करते रहे हैं और उसका फायदा लेते रहे हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं 2014 और 17 और 19 की बात हमारे मित्र ने की। 2014 में आपने झूठ के आधार पर लड़ा, आपने बहुत सारे जुमले दिए, स्मार्ट सिटी वगैरह दुनिया भर की चीजें बताई आपने, टमाटर के लिए अलग से ट्रेन चलेगी, बहुत क्या क्या सपने दिखाए गए थे। 2019 में आप उस नाम पर नहीं लड़े। आप याद कर लीजिए, उसके लिए पुलवामा की जरूरत आपको पड़ी। 2019 का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर नहीं हुआ था। उस पुलवामा की घटना के पहले तक आप चुनाव हार रहे थे। किसी भी स्वतंत्र पत्रकार से आप पूछेंगे तो वो बिल्कुल मेरी बात को एग्री करेगा कि 2019 में पुलवामा की घटना के पहले मोदी जी जा रहे थे। आपने 2019 में जो है आप सिर्फ पुलवामा की घटना की वजह से चुनाव आपने बचा लिया। अच्छी बात है, राजनीति में आप जो है कालनेमी की तरह अलग अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग मुद्दे लाते हैं, अच्छी बात है, आपकी राजनीति है। लेकिन हमने जब 2022 के मुद्दे पर जब प्रियंका गांधी जी आई तो उन्होंने जो एक चुनाव का एजेंडा सेट किया, उस पर इनको भागने नहीं दिया। मैं चरण वाइज आपको बात कर रहा हूं। आप देखिए, छुट्टा जानवर की बात नहीं करते थे। 5वें चरण आते आते हमारे मोदी जी योगी जी कहते, अरे इतनी बड़ी छुट्टा जानवर की समस्या है, हमें तो ये पता ही नहीं था, अब पता चला हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुद्दा बना, जनता के जो मुद्दे थे वो आए। और आप देखिए, ये बात करते हैं, फिर आकर 300 बिजली फ्री की बात करते हैं। जो वादे हमने जो जिन आधार पर चुनाव लड़ा, वो पहले इनके मैनिफेस्टो में बातें नहीं है, लेकिन ये अपने भाषण में उन बातों को लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लग गया कि हम जो राजनीति करते थे वो राजनीति फेल हो चुकी है। एक पॉइंट और मैं रख दूं, देखिए भाजपा 2000, हमारे मित्र, सत्ता का सुख 10 तारीख तक शाम तक जब तक काउंटिंग होती है बिल्कुल ले लीजिए। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है और बहुत बम्पर मेजॉरिटी से होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने एक बात कही है कि झूठ का सहारा लेकर के डेवलपमेंट के एजेंडे पे बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है, झूठ के सहारे पे लड़ती है, आप ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने इसे खारिज करने की कोशिश की कि हाँ बीजेपी झूठ बोल रही है। झूठ भी आप कहते हैं कि बातों में नहीं, उसका सबूत देना होता है। तो आप लोग कुछ कर पाए, विपक्ष के लोग वहां पे सब कि हाँ बीजेपी इस पॉइंट पे झूठ बोल रही है? योगेंद्र जी, मैं बीच में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जी चौबे जी, उसमें ये बात लेके आ रहा हूँ अभी मैं। नहीं, इनको दे दीजिए समय, 2 दिन का बेचारे के पास समय है, अधिकार है, ले लीजिए भैया, 2 दिन है, बोल लीजिए। 10 तारीख से आप बिजी हो जाएंगे? नहीं भाई साहब नहीं रहेंगे, ये विपक्ष में रहेंगे, हम लोग सत्ता में रहेंगे। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता, सरकारें आती जाती हैं, पार्टियां और कार्यकर्ता आप लोग सब स्थायी रहेंगे। नहीं, हमारे भाई है, मैं तो कह तो रहा हूँ कि ये विपक्ष में रहेंगे, सत्ता पक्ष में। योगेंद्र जी, मैं आदरणीय संदीप त्रिपाठी जी की बौखलाहट को मैं बहुत बखूबी समझ रहा हूँ। इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है कांग्रेस को, न हारने की का गम है, न जीतने की खुशी है। ये अपने चुनाव के बूथों पर, आज मैं देख रहा था वाराणसी में, इनके जो ये लोग चौकी लगा के बैठे थे। एक तो पहली बात, इनके यहाँ कोई जा भी नहीं रहा था, और जो नहीं जा रहा था तो उससे जबरदस्ती एक कम्युनिटी विशेष के लोगों को की तरफ इशारा करते हुए ये कह रहे थे साइकिल को वोट देना, साइकिल को। मतलब खुद की तो हैसियत नहीं बची है कुछ, न राजनैतिक, न सामाजिक, न जनता के बीच, तो अब दूसरे की खुशी में शरीक हो लेना। चौबे जी, अभी लौट रहा हूं। चौबे जी, अभी वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत नजदीक से देखा इन्होंने इलेक्शन को। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। क्या लगता है, क्योंकि मैं बात उत्तर प्रदेश पे कर रहा हूं, 5 राज्यों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के पॉइंट पे मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अब जो किस्मत है, जितने प्रत्याशी हैं सबकी ईवीएम में पैक हो चुकी है। अब तो 10 तारीख को होली से पहले दिवाली किसकी मनेगी? ये 403 कौन वो कहूं सौभाग्यशाली होंगे? सौभाग्यशाली तो सभी हैं कि लोकतंत्र में उन्हें चुनाव का अवसर मिला, लेकिन वो 403 सौभाग्यशाली कौन होंगे जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि विधानसभा में जाने का सौभाग्य मिलेगा? तो क्या लगता है आपको कि कुछ एजेंडे के आधार पर चुनाव लड़ा गया या पूरा ये? देखिए योगेंद्र जी, चुनाव निश्चित रूप से भाजपा ने अपनी शासन को कायम रखने के लिए जो कुछ करना था किया उन्होंने। अब सफलता
तो जनता देती है। सपा भी अपनी पूरी ताकत से लड़ी चुनाव। कांग्रेस ने इस बार प्रियंका गांधी के माध्यम से अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए, अपने झंडे बैनर दिखाने के लिए कामयाबी हासिल की, ये तो कहा जा सकता है इसमें तो। और मायावती जी इतनी ज्यादा प्रभावी ढंग से नहीं लड़ पाई। अब देखिएगा कि मौर्य साहब तो 2 दिन से राजस्थान में भगवान को मनाने आए हुए हैं। सलासर जी गए हैं, खाटू श्याम जी गए हैं, और आज जयपुर में भी हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचत की, उन्होंने दावा किया, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, हाँ दिनेश शर्मा जी, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि हम जीत रहे हैं और हमारा शासन आने वाला है। आज प्रियंका गांधी जी भी जयपुर पहुंची हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब देखिए सत्ता में आ रहे नहीं आ रहे, उन्होंने ये तो स्पष्ट नहीं करा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी सपा के साथ जाने की तो निर्णय तो चुनाव परिणाम के बाद होगा, और बाड़ेबंदी होगी नहीं होगी ये सब चीज 10 तारीख को जब काउंटिंग होगी उसके बाद कोई निर्णय हो पाएगा। लेकिन ये बात सही है कि इस बार भाजपा ने चुनाव जिस प्रकार से पहले अमित शाह के नेतृत्व में पूरी तरीके से लड़ा था और बम्पर तरीके से जीते थे दोनों बार, इस बार अमित शाह इतने सक्रिय नजर नहीं आए जितने सक्रिय पहले दिन नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री जी जरूर सक्रिय रूप से दिखे उसमें क्षेत्र में, लेकिन योगी जी ने क्यों अमित शाह जी को जितना महत्व दिया जाना चाहिए था, उत्तर पहले के 3 उसमें तो चरण में तो अमित शाह जोर शोर से दिखे, लेकिन बाद वाले चरणों में अमित शाह जिस तरह से दिखे जानी चाहिए थी, जिस तरह से रणनीति तैयार की जानी थी, वो देखने को नजर नहीं आई। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव के लिए दरवाजे खोलता है। तो ये बात सही है कि यहाँ से 80 सांसद होते हैं या विधानसभा भी जीतते हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश में एक संदेश देने का प्रयास होता है। तो भाजपा किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता जाने नहीं देगी, ये बात तो सही है। उन्होंने हर तरीका अपनाया, कोई भी तरीका ले लीजिएगा। यूक्रेन का मामला हुआ तो भी उन्होंने कहा कि देखिए गंगा, अब गंगा का नाम क्यों देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव था। ये बात सही है कि राजनीति में वोट किस प्रकार से हासिल किए जाए एक होता है राजनीति के, और क्योंकि मोदी जी इस मामले में परफेक्ट हैं और वो करते हैं अपने जो कुछ करना चाहिए, क्योंकि वाराणसी उन्होंने तो देखिएगा गुजरात छोड़ दिया। चोरी जी सुन लीजिए आप सुने तो सही है। अब देखिएगा प्रधानमंत्री जी ने तो यूपी के लिए तो अपना प्रदेश छोड़ दिया, गुजरात छोड़ के आ गए वाराणसी, कहा मेरे को गंगा माँ ने बुलाया, वो गंगा के होली है, क्योंकि उनको पता है कि सत्ता का चाबी है उत्तर प्रदेश से मिलती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में रही है, गुजरात से नहीं मिलती चाबी। तो इसलिए आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में हमको जीत पक्की करने के लिए कुछ भी करना पड़े, वो करते हैं। अब देखिए मैं तो प्रियंका गांधी से जी आज बात कर रही थी, उस पर कह रहा था, अब आप देखिए संदीप जी आप इतना उत्साहित मत होइए, प्रियंका गांधी को विश्वास नहीं है कि हम सत्ता में आ रहे हैं यूपी में, तो आप निश्चित रूप से अपनी पार्टी को मजबूती के साथ उतारने में कामयाब हुए, ये बात मैं कह सकता हूं, इसमें दो राय नहीं है। अब सपा कितना आपको सहयोग करेगी, कैसे करेगी, क्या नहीं करेगी, ये आने वाला भविष्य तय करेगा, और आपकी कितनी सीटें आएगी। अगर आप सीटें अच्छी जीत लेते हो, अगर 50 सीटें अगर जीत लेते हो, 25 सीटें जीत लेते हो, तो आपकी अहमत बनेगी अगर सत्ता सपा के साथ आ रही होगी तो। चलिए मैं श्याम जी वापस आ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि चौबे जी से रुका नहीं जा रहा है, चौबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड में अपनी बात कहिए, समय का अभाव है। योगेंद्र जी मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पहली बात तो जैसा कि पत्रकार महोदय ने कहा कि गंगा और राजनीति के लिए गंगा नाम दिया गया, तो गंगा राजनीति के लिए नहीं नाम दिया गया, बल्कि गंगा हमारी संस्कृति की प्रतीक है, और हम अपनी संस्कृति को वहां स्पष्ट रूप से संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया। दूसरी चीज, अगर किसी को ये लगता है कि यूक्रेन से इस महामारी इस विपदा के अवसर में सिर्फ भारत के नाम पर तिरंगा एक तरह के वीजा का काम किया, उस परिस्थिति में अगर हम काम कर रहे हैं सफल है, तो यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में या भारत का की सफलता है कि जहां 8 घंटे तक भारत के बच्चों को निकालने के लिए, भारतीय लोगों को निकालने के लिए एक तरफा युद्ध विराम हो जाता है, यह भारत की बहुत बड़ी सफलता है। दूसरी, चुनाव जीतने के लिए अमित शाह जी की जो आपने बात की, अमित शाह जी मैं बता दूं कि प्रथम से लेके अंत तक वो जिस तरीके से सक्रिय रहते हैं उस तरीके से सक्रिय है, पूरा पार्टी सक्रिय रहा, और इसमें इस तरह की कोई चीज नहीं कांग्रेस की जो हमारे बता रहे थे। अरुण जी समय कम है, अरुण जी समय कम है, संदीप जी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है, एक भी सीट नहीं। चलिए संदीप जी जी मैं
दो तीन जो बातें आई अभी, बिल्कुल हम उत्साहित इसलिए हैं कि उत्तराखंड में हम आ रहे हैं, गोवा में हम आ रहे हैं, मणिपुर में हम रिटर्न हो रहे हैं, पंजाब में हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश, अरे सुनिए, देखिए चौबे जी थोड़ा धैर्य से सुनिए ना, कितने शांति से मैं सुन रहा था आपको। और उत्तर प्रदेश में जैसे हमने बताया, दो तीन एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक, मोदी जी आए भाषण देने और उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों आपने हमारा नमक खाया है, लेकिन आप बताइए प्रियंका जी ने हमने नमक खाया, शायद ये बोला उन्होंने, हमने नमक खाया। आपको मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, समस्या लोग सुनते भी नहीं, बोलना तो छोड़ दीजिए, सुनते भी तो लीजिए, चौबे जी सुनेंगे, बोलने देंगे कि उसमें भी बोले 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 त्रिपाठी जी बोलिए। पहले मोदी जी ने ये कहा कि उनको एक माता जी ली और वो ये कह रही थी कि उन्होंने उनका नमक खाया है। प्रियंका जी ने जब उस पर टिप्पणी की, एक इंटरव्यू में बोला, तो उसके नेक्स्ट डे मोदी जी कहते हैं कि आपने मेरा नमक नहीं खाया है, हमने आपका खाया है। ये हमारी ताकत है। आप इनके नेताओं के भाषण देख लीजिए, आप कहते हैं हम एकदम कमजोर हैं, बड़े से लेकर छोटे से लेकर, कोई चौबे छब्बे दुब्बे, कोई नेता देख लीजिए, हर नेता जितना समय कांग्रेस को कोसने में लगाता है वो इनके भाई दिखाता है। ये डरते किससे हैं, कांग्रेस से डरते हैं। नेहरू टाइप का उदाहरण दीजिए, ये चौबे छब्बे सूबे का उदाहरण मत दीजिए। अरे भाई काहे उसमें नाराज हो रहे हैं भाई साहब। ऊपर जो है नकली हिंदू बनने का जो ढोंग आप लोग करते हैं, स्वांग करते हैं, इसके पहले कभी आप लोग मंदिर नहीं जाते थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, चौबे जी ये बताइए, चौबे जी मैं एक बात जानना चाहूंगा, मुझे एक चीज बताइए कि आप लोग कुछ भी करें, अगर कांग्रेस गंगा पूजन भी करती है, भगवान के मंदिर में जाती है, तो आपको क्यों ढोंग क्यों लगता है कांग्रेस का? क्योंकि कांग्रेस ने वही कांग्रेस है 2007 में राम मंदिर और राम सेतु काल्पनिक है, ऐसा जो इन्होंने अपील दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। इनका राम सेतु में हिंदू धर्म में आस्था नहीं है। कब किसने बता दी? समय का अभाव में स्टोरी में श्याम जी के पास में नहीं जा पा रहा हूँ। तो चलिए, चुनाव का रिजल्ट क्या होगा इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। 7 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और ईवीएम में किस्मत पैक हो चुकी है। और कौन भाग्यशाली होंगे 403, ये 10 तारीख को ईवीएम से बाहर निकलेंगे। और क्योंकि लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। अब यहाँ पे जनता मोहर लगाती है और वो अपना प्रतिनिधि चुनती है। ऐसा नहीं है कि राज परिवारों की तरह कि जो बड़ा बेटा या जो भी राज परिवार का बेटा वही राजकुमार बनकर के और सत्ता का सिंहासन संभालेगा। अब लोकतंत्र में जनता चुनती है और जनता का फैसला है, सभी पार्टियां मानती हैं उसे। हमारा सिस्टम यही है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और जो भी जीतेंगे उनको भी हम शुभकामनाएं देंगे। लेकिन रिजल्ट पर नजर रखिए कि 10 तारीख को क्या बाहर निकल के आता है, वही सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।